हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम 12th फिजिक्स का यूनिट 1 स्थिर वैद्युत और चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम वैद्युत आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि वैद्युत आवेश होते क्या हैं, उसका उत्पन्न होने का कारण क्या है। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत आवेश के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों, आवेश जो है किसी वस्तु के आंतरिक गुण है। आवेश जो है वो किसी भी पदार्थ के आंतरिक गुण के कारण उत्पन्न होता है। और अगर अभी जनरली हम लोग समझते हैं कि आवेश को हम प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो आवेश का जो प्रतीक है इसको हम Q से करते हैं। कैपिटल Q या स्मॉल q से हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसका जो मात्रक होगा, यूनिट जो होगा, ये कूलाम होता है। इसकी विमाएं अगर हम लोग ज्ञात करें तो विमाएं कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए Q = IT एक फार्मूला होता है। और I की विमा होता है A और T की विमा होता है कैपिटल T। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं M0 L0 TA। ये इसकी विमाई होगी। और यह अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि, अदिश राशि होती है। ये तो हम आवेश के बारे में जाने कि आवेश को प्रदर्शित क्या से करते हैं, Q से। मात्रक क्या होता है, कूलाम। विमाएं क्या होता है, M0 L0 TA। आवेश एक अदिश राशि है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए यह अदिश राशि होती है। अब बात करते हैं आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हम सामान्य सी बात से समझते हैं, कुछ अपने दैनिक जीवन में कुछ घटनाओं को देखते हैं। जैसे यदि हम कंघी करते हैं या किसी पदार्थ को या पेन को अगर बालों से हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उस पेन पर किसी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो वह जो आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हुआ वो उसमें उत्पन्न आवेश के कारण होता है। उसमें उत्पन्न आवेश के कारण होता है। तो देखते हैं, आकर्षित करने का गुण तो उत्पन्न हो गया, आखिर उसमें हुआ क्या जिसके कारण आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, जो कंघी से हम बालों को रगड़ते हैं तो उस कंघी में क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, लेकिन उस आवेश का उत्पन्न होने का कारण क्या है। ठीक है, समझते हैं कारण। सबसे पहला कारण तो घर्षण है। जब बालों और कंघी के बीच घर्षण होता है तो कंघी में आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों, अब आप लोग के मन में विचार उत्पन्न होगा, सवाल उत्पन्न होगा कि आखिर रगड़ने से यानी घर्षण से कैसे उत्पन्न हो गया। तो और उसके अगर हम अंदर जाते हैं तो पहला कारण घर्षण है। दूसरा क्या होगा, घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना। ठीक है, मेन कारण है जो किसी भी पदार्थ में हम जानते हैं कि सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु के अंदर जो अवयवी कण में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन शामिल होते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का एक अगर हम देखें परमाणु की संरचना, ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके चारों तरफ कक्षा होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन
वृत्ताकार मार्ग में गति करते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच यानी नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच एक आकर्षण बल काम करते हैं, जिसे हम बोलते हैं नाभिकीय आकर्षण, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय आकर्षण कहते हैं। अब इसमें एक खास बात होती है, अगर कोई परमाणु छोटा है तो या जो उसके नाभिक से कक्षा नजदीक है, इसके बीच आकर्षण सबसे अधिक होती है, नाभिकीय आकर्षण। जैसे जैसे कक्षा की दूरी बढ़ती जाती है नाभिक से, नाभिकीय आकर्षण की मात्रा कम होती जाती है, और नाभिकीय आकर्षण की मात्रा जब कम होती जाती है तो अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन बहुत दुर्बल आकर्षण बल का अनुभव करता है, और यदि उस इलेक्ट्रॉन को बाह्य ऊर्जा के रूप में, बाह्य ऊष्मा के रूप में थोड़ी सी भी ऊर्जा मिल जाती है तो वह अपना कक्षा का त्याग करके दूसरे कक्षा में चला जाता है, दूसरे पदार्थ में चला जाता है। तो बच्चों समझते हैं कि आवेश का उत्पन्न होने का कारण घर्षण, और घर्षण से मिलने वाली ऊष्मा, और उस ऊष्मा के कारण जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्थानांतरण हो जाता है। तो समझते हैं आवेश उत्पन्न होने का मूल कारण है आवेश का स्थानांतरण होना, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना। अब समझ चुके होंगे आप कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्यों होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जो प्राप्त ऊष्मा है उसके कारण होता है, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण तो आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो आवेश किस टाइप का उत्पन्न होता है। मान लेते हैं कि एक पदार्थ है, इसको अगर हम लोग रगड़ें किसी भी दूसरे पदार्थ से, अगर एग्जाम्पल ले लें, जैसे ये मान लो कांच की छड़ है जो प्राइम किया जा चुका है। अब एक रेशम की कपड़ा लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, रेशम की कपड़ा, रेशम का कपड़ा। जब इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो होता क्या है कि कांच का जो इलेक्ट्रॉन है वो रेशम के कपड़ा में स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। तब कांच की छड़ में धनावेश उत्पन्न हो जाता है और रेशम के कपड़ा में ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम समझते हैं कि जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ उसमें धन आवेश उत्पन्न हुआ, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन गया उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में, अपने कॉपी में, अपने दिमाग में, कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के कारण उत्पन्न हुआ, लेकिन जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हुआ, जिसका उत्सर्जन हुआ उसमें धन आवेश, और जिसमें जो ग्रहण किया उसमें माइनस आवेश उत्पन्न होता है। यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी जिस पदार्थ में होता है उसमें धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। और जिसमें पहला नंबर, दूसरा नंबर, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि जिसमें होता है उसमें ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम जानेंगे कि आवेश कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के हो जाएंगे, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। अब समझ गए होंगे धन आवेश उत्पन्न होने का कारण कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, तो उसमें हम मानेंगे या उसको माना गया है कि उसमें धन आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसमें माइनस आवेश उत्पन्न होता है। तो बच्चों अब आगे हम चलते हैं। अब हमें पता चल गया आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार में पहला है पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश, दूसरा है निगेटिव चार्ज ऋण आवेश, ठीक है। अब हम इनके कुछ गुण के बारे में समझते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनके, जैसे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्सन होता है, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। उसी टाइप का माइनस चार्ज प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्सन करेंगे, यानी लाइक चार्जेज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्सन करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जैसे एक प्लस और एक माइनस चार्ज आकर्षित करते हैं, आकर्षण का गुण पाया जाता है, आकर्षित करना,
ठीक है। तो बच्चों इसको आप लोग समझिएगा कि लाइक चार्जेस रिपल्सन और लाइक चार्जेस अट्रैक्शन। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। जैसा अब और अगर हम लोग देखें एमोनाइट की छड़ होती है, अगर एमोनाइट की छड़ को अगर हम लोग एग्जाम्पल है कुछ एमोनाइट की छड़ को अगर हम लोग ऊनी कपड़ा से रगड़ते हैं, ऊनी कपड़ा से रगड़ते हैं यानी रगड़ने, ठीक है। जब ऊनी कपड़ा से हम रगड़ते हैं तो एमोनाइट की छड़ में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और ऊनी कपड़ा में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किधर से कहाँ होगा, कहाँ पर हुआ होगा। तो सीधी सी बात है, जिसमें धन आवेश उत्पन्न होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई मीन्स इलेक्ट्रॉन ऊन के कपड़ा से एमोनाइट की छड़ में आता है। ठीक है बच्चों, आप लोग ये दिमाग में रखा लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थ में पाया जाता है, चाहे दुनिया का कोई भी पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ गए होंगे। तब अब हम आगे चलते हैं। आवेश की उत्पन्न होने का कारण समझ गए, घर्षण, घर्षण के कारण प्राप्त ऊष्मा, ऊष्मा के कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अब हम आगे चलते हैं, आवेश का कुछ मूल गुण के बारे में समझते हैं। आवेशों के कुछ मूल गुण और बात समझिएगा, आवेश किसी भी पदार्थ का अपने अंदर का गुण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। इसमें पहला हम लोग समझते हैं आवेशों का संरक्षण, दूसरा आवेशों का क्वांटमीकरण, तीसरा योज्यता। ठीक है, ये 3 प्रकार के नियम हैं। बच्चों आवेशों का संरक्षण के बारे में हम समझते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है? देखिए, अगर हम संरक्षण की बात करें, संरक्षण का मतलब होता है कि अगर उसकी कुछ पहले की अवस्था में कुछ रहा होगा, जितना भी आवेश कुछ पल के बाद, कुछ समय के बाद आवेशों का मात्रा सेम रहे, ठीक है, यानी नष्ट न हुआ रहे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संरक्षित माना जाता है। तो आवेशों का संरक्षण में हम अगर समझें, आवेशों का संरक्षण कि अगर कोई विलगित निकाय है, और विलगित निकाय का मतलब एक ऐसा निकाय जिसमें न तो बाहर से कुछ उसमें हम दे सकते हैं आवेश और ना ही उससे हम बाहर से ले सकते हैं। ठीक है, विलगित निकाय मतलब तन्हा निकाय, अलग। ठीक है, अगर हम देखें एक विलगित निकाय में आवेशों का जो कुल योग होता है, ठीक है, या कुल आवेश होता है वो 0 होता है। ठीक है, यह बोला जाए कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं, बस उसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लो कांच की छड़, ये कांच की छड़ है और एक रेशम की कपड़ा था। इसको जब हम रगड़े थे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्थानांतरित होकर के वहाँ जा, तो इस कांच में जितना आवेश उत्पन्न होगा पॉजिटिव चार्ज, उतना ही चार्ज रेशम के कपड़ा में निगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। तो अगर हम देखें, अगर कांच को और रेशम के कपड़ा को रगड़ने से पहले कुल आवेश कितना था? 0 था। कुल आवेश कितना था? 0 था। कब? रगड़ने से पहले। रगड़ने से पहले। अब रगड़ने के बाद अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो रगड़ने के बाद में देखो यहाँ पर 2 प्लस आवेश है और इसमें 2 माइनस आवेश है, तो कुल मिला के कितना है? 0। यानी आवेश उत्पन्न होने से पहले उन निकायों का कुल आवेश कितना था? 0 था, और अगर उसमें आवेश उत्पन्न हुए तो भी कुल आवेश कितना हुआ? 0 हुआ। कुल आवेश 0 क्यों हो जाता है? तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जितना आवेश धन आवेश उत्पन्न होता है उसी समय दूसरे पदार्थ में ऋण आवेश भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आवेशों का संरक्षण से आप समझ गए होंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आवेशों के संरक्षण से संबंधित। अब दूसरा समझते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। इसके बारे में समझने से पहले हम समझते हैं कि किसी भी पदार्थ
का जो बनना होता है वो परमाणु से मिलकर बनता है। अब परमाणु जो होता है पूर्ण रूप में उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है? परमाणु के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। और कहाँ पर पाए जाते हैं वो आप लोग को शायद ज्ञात हो, फिर भी हम बता देना चाहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं और कक्षा में जो होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे तो अगर हम लोग एल्यूमिनियम अगर एटम लें, एल्यूमिनियम का एटम लें तो प्रोटॉनों की संख्या 13 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 13 होगी। अर्थात जितने भी संख्या में पॉजिटिव चार्ज उतनी ही संख्या में नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। इसलिए कोई भी परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। लेकिन और अगर हम लोग ये जानना चाहें कि किसी भी पदार्थ में कम से कम कितना आवेश हो सकता है, ठीक है, तो सोचने की बात है। आवेश की उत्पत्ति का मूल कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, और इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रकृति में इस स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले सबसे छोटा कण पाया जाता है। अगर परमाणु के अंदर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला सबसे छोटा कण होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, लेकिन क्वार्क का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि कभी भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ होगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन का हुआ होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन का, या तो 3 इलेक्ट्रॉन का, अर्थात पूर्णांक के रूप में हुआ होगा, इंटीजर के रूप में हुआ होगा, डेसिमल नंबर के रूप में नहीं होता है, भिन्नात्मक संख्या के रूप में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम आधा नहीं कर सकते, ठीक है। कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इसको आधा स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, ठीक है। स्वतंत्र रूप से उन लोग एक इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण पूर्णांकों में हुआ होगा। तो किसी भी पदार्थ में कम से कम जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उससे कम नहीं जा सकता। इससे सिद्ध होता है कि किसी भी पदार्थ का जो आवेश होगा वो न्यूनतम आवेश, मिनिमम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा, ठीक है। यानी किसी भी पदार्थ में न्यूनतम इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो आवेशों का क्वांटमीकरण कहने का मतलब यही है कि किसी भी पदार्थ में जो मिनिमम आवेश होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, और कुल आवेश जो होगा वो इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणक के रूप में होगा। आवेशों का क्वांटमीकरण यही कहता है कि किसी भी पदार्थ का कुल आवेश, किसी पदार्थ का कुल आवेश मूल आवेश, अब मूल आवेश हम किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन के आवेश को बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाए जाते हैं। पूर्ण गुणज में पाया जाता है। ये है आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण से हमें यही जानकारी मिलती है। अब हम देखें तो जो Q होगा वो 1e, 2e, 3e इस टाइप के गुणज में पाया जाएगा, पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाएगा। तो इससे हम अगर हम लोग एक फार्मूला देखें तो Q बराबर जो 1, 2, 3 जो है ये नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है, जिसे हम n से दर्शाएंगे, और जो E है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, निगेटिव चार्ज में भी हो सकते हैं। यदि प्रोटॉन अगर धनात्मक आवेश हो तो पॉजिटिव चार्ज, और ऋणात्मक आवेश जिसमें उत्पन्न हो तो नेगेटिव चार्ज। तो ये हुआ एक फार्मूला क्वांटिजेशंस का, चार्ज क्वांटिजेशंस ऑफ चार्ज का, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, ठीक है। तो बच्चों ये फार्मूला याद रखिएगा। अब आगे हम चलते हैं योज्यता का। योज्यता का मतलब ये है कि किसी भी चार्ज को हम बीजगणितीय रूप से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। उसे हम जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। जैसे अगर हम बोले कि किसी भी, मान लो परमाणु में n प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है n है, और इसमें जो चार्ज होगा वो कितना होगा? तो प्लस n, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ हम लोग प्रोटॉनों की संख्या है n की, तो इसमें टोटल जो आवेश होगा वो कितना होगा? तो इतना होगा, ठीक, और प्लस में होगा। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर n e हो, मतलब n हो, तो इसमें चार्ज इतना हो जाएगा, ठीक है।
अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ या घटा सकते हैं। देखो अगर दोनों चार्ज को जोड़ा जाए, किसी परमाणु के अंदर अगर इस टाइप का है तो इसमें अगर ई कॉमन आ जाएगा और अंदर में क्या बचेगा, Np माइनस Np। मतलब कुल मिला के ये कहता है कि अब इसको हम बीजगणितीय योग के द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है चार्ज के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। अब चार्ज जो होती है उन जैसे आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम उनके बीच जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगता है वो कितनी मात्रा में पाया जाएगा, कितने बल लगाएंगे, उसे हम पढ़ेंगे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम में, जो कि आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।